स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दुर्गा इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स में। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ाने वाले हैं AC सीरीज सर्किट को। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लर्निंग आउटकम बनाए हुए हैं, तो उसको हम देख लेते हैं और ये किसके लिए फ़ायदेमंद है, कौन कौन इस वीडियो को देख सकता है। तो जो लोग JEE और A की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यहाँ से कुछ क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट बनते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में है, डिप्लोमा में है, बीटेक में है, उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लर्निंग आउटकम को। तो देखिए, इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं AC थ्रू रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। उसके बाद में पावर फैक्टर को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर पे, जो कंपोनेंट्स होते हैं सर्किट के कौन कौन से हैं, एक्टिव रिएक्टिव एंड अपरेंट पावर क्या होती है, क्यू फैक्टर क्या होता है कॉइल का, पावर इन एंड आयरन कोर चोकिंग कॉइल में पावर कैसे हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे AC थ्रू रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। उसके बाद में हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक लॉस एंड पावर फैक्टर ऑफ ए कैपेसिटर। नेक्स्ट पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज, आल्सो अगेन रेजोनेंस इन RLC सर्किट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस। नेक्स्ट पढ़ेंगे रेजोनेंस कर्व, और उसके बाद में पढ़ेंगे हाफ पावर बैंडविड्थ ऑफ ए रेजोनेंस सर्किट। इसके बाद में बचता है इस चैप्टर में बैंडविड्थ बी एट एनी ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, वैल्यूज ऑफ एड्स फ्रीक्वेंसीज, क्यू फैक्टर ऑफ ए रेजोनेंस सीरीज सर्किट, सर्किट करेंट एट फ्रीक्वेंसीज अदर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज, रिलेशन बिटवीन रेजोनेंट पावर P0 एंड ऑफ रेजोनेंट पावर P। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें हम एक एक करके शुरू करेंगे AC थ्रू रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, AC थ्रू रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस में क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस होता है और उसके सीरीज में इंडक्टेंस जो होगा, इंडक्टर, वो कनेक्ट होता है। अब होता क्या है इसमें, क्योंकि हम सीरीज सर्किट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सीरीज में ये दोनों जुड़ेंगे और साथ में AC सप्लाई दी जाती है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे AC सप्लाई V दिया गया है, उससे करंट I फ्लो हो रही है सर्किट से, और यहाँ पे देखिए इस जगह पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो VR है। उसके बाद में जो इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप है वो VL है। क्लियर। अब हम इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये जो इंडक्टर है इसमें जो वोल्टेज है वो वोल्टेज लीड करता है करंट से। लीड करता है मतलब आगे चलता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, करंट पीछे चल रही है। ठीक है, कितना, 90 डिग्री। तो ये दोनों का अब कॉम्बिनेशन बनेगा तो हम ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो ट्रायंगल में क्या होगा कि जो वोल्टेज ड्रॉप है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, जो वोल्टेज ड्रॉप है रेजिस्टेंस के अक्रॉस में और जो वोल्टेज ड्रॉप है इंडक्टर के अक्रॉस में, ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप, इसका क्या मिलता है, वेक्टर सम होता है। इसको हम फेजर सम बोलते हैं। तो फेजर सम जो हम निकालेंगे, मतलब रिजल्टेंट निकालेंगे कितना सप्लाई हुआ वोल्टेज, तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें ये ट्रायंगल फॉर्म करना होगा। अब ट्रायंगल कैसे बनता है, रेजिस्टेंस में जो करंट है और जो वोल्टेज है ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, मतलब वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेज में होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं
इस फिगर में देखेंगे तो करंट और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस ये दोनों फेज में है। ओ ए पॉइंट पे देखेंगे। उसके बाद में जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस में इंडक्टर है वो 90 डिग्री है, किससे? करंट से 90 डिग्री। मतलब जो इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज है वो लीड कर रहा है करंट से, ठीक है। और इन दोनों के बीच मतलब जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप है, इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप है, और रेजिस्टेंस के क्रॉस में करंट, इंडक्टर के क्रॉस में जो करंट है, इनमें जो रिलेशन आ रहा है वो 5 डिग्री का डिफरेंस आएगा, क्योंकि एक्चुअल में 90 डिग्री डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों प्रेजेंट हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब हम यहाँ पे मानेंगे कि जो अप्लाइड वोल्टेज है V वो क्या है? RMS वैल्यू है, क्लियर। और I जो है वो भी क्या है? RMS वैल्यू है। अब इसका हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है, किसका? जो वोल्टेज हम अप्लाई किए हैं। तो जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो VR है ये क्या है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप, तो ये IR हो गया। जो VL है वो किसके क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप है? इंडक्टर के क्रॉस में। तो यहाँ पे इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? XL इनटू करंट, इसमें क्या होगी? फ्लो I। यहाँ भी I करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप और इंडक्टर के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप। अब आगे क्या होगा? हम निकालेंगे टोटल का रिजल्टेंट क्या बनेगा। टोटल का रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे? जो हमारा ट्रायंगल है ये 5 डिग्री, यहाँ से ये करंट है I, ये VR है, ये VL है, ये V है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे OAB में। ट्रायंगल OAB में हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? V स्क्वायर बराबर VR का स्क्वायर प्लस, सॉरी थोड़ा क्लीन कर लेते हैं अच्छे से और कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए V स्क्वायर बराबर VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा, क्योंकि बड़ी भुजा पर बना वर्ग बराबर छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस मतलब लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब हम वैल्यू पुट करेंगे VR और VL की, तो ये इक्वेशन जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो उसके लिए क्या होगा? टोटल वोल्टेज V है, तो V बराबर क्या होता है? चलिए अभी हम यहाँ यही रखते हैं, V को ऐसे रहने देते हैं। VR जो है वो किसके बराबर है? IR के बराबर। तो यहाँ आप लिखेंगे IR इसका स्क्वायर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, वहाँ पे क्या होगा? I इंटू XL। तो ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि दोनों में से आप देख रहे हैं कि I यहाँ पे भी I यहाँ पे, तो हम I क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। चलिए हम I कॉमन ले लेते हैं। जब हम I कॉमन ले लेंगे तो बनेगा इक्वेशन हमारा V इक्वल टू I R का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रहेगा, प्लस यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, XL का स्क्वायर। अब इसके बाद में क्या होगा? I की वैल्यू या हम इसको इधर ले आएंगे, जब इधर लाएंगे तो ये बटा में हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा आपको इम्पीडेंस Z, क्योंकि R बराबर क्या होता है? ओम के नियम के अनुसार V बटा में I। तो यहाँ पे V बटा में I जो है वो AC सर्किट में इम्पीडेंस की तरह बिहेव करता है। तो ये हो जाएगा Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, क्लियर। अब जो इम्पीडेंस मिलेगा आपको वो मिलेगा, अगर हम Z बराबर निकालते हैं तो अंडर रूट में क्या आएगा? R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब हम आगे चलते हैं।
ये रिलेशन मिल गया किसके बीच में, इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस और इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसके बीच में। नेक्स्ट टॉपिक, चलिए अब हम निकालेंगे कि जो फाई है, जो ट्रायंगल है ये, इस ट्रायंगल में एक फाई एंगल बन रहा है, इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो ये ओ ए बी, यहाँ पे करंट, यहाँ पे वी एल, यहाँ पे वी, यहाँ पे वी आर, ठीक है। अब हम tan फाई निकालते हैं। tan फाई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, क्या देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या आता है। tan फाई बराबर लंब बटा में क्या होता है, ये लंब आधार कर्ण, तो लंब बटा में आधार होता है, यहाँ फाई हो गया। तो यहाँ क्या था, एक्सएल, क्यों, क्योंकि v बराबर क्या होता है, आई इंटू एक्सएल, तो आई एक्सएल होगा। और यहाँ क्या होगा, वी आर बराबर आई इंटू आर, तो ये जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे इस tan फाई के लिए। tan फाई इक्वल टू हो जाएगा वी एल बटा में वी आर, तो दोनों की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो आई कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, एक्सएल बटा में आर। एक्सएल बराबर होता है एक्स, सपोज एक्स एल बराबर ओमेगा यल होता है, ठीक है, और आर ऑलरेडी है। तो ये फार्मूले आपको मिलेंगे यहाँ से। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए फार्मूला क्या मिल जाएगा, tan फाई बराबर वी एल बटा में वी आर। अगर वी एल और वी आर की वैल्यू है तो उससे हम एंगल निकाल सकते हैं, क्या डिफरेंस है, रिएक्टेंस बट, और उसके बाद में फाइनली जो एंगल मिलेगा वो हमें किससे मिलेगा, इससे मिलेगा, tan फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल बटा में आर। अब आगे हम देखते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो फाई आ रहा है फेज डिफरेंस, वो वेव फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए वेव फॉर्म में कि जो वोल्टेज है, ठीक है, वी है, वी आर, ये क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू है। बट यहाँ पे 5 डिग्री क्या आ रहा है, फेज डिफरेंस आ रहा है किसके बीच में, अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच में। जो अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड करंट है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ रहा है। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, करंट को, ठीक है, एक मिनट, हाँ, आई जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो करंट की वैल्यू है वो लैग कर रही है 5 डिग्री, किससे, अप्लाइड वोल्टेज से, ठीक है। तो ये आपका लैगिंग का इक्वेशन बनेगा करंट का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम निकालेंगे पावर। तो पावर कैसे निकालते हैं, P इक्वल टू वी और I से। तो यहाँ पे चूँकि जो एक्टिव पावर कई टाइप की होती हैं, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपेरेंट पावर, ठीक है, ये 3 टाइप्स के पावर होते हैं। तो इसको हम डिटेल में अध्ययन करेंगे आगे। अभी इतना आप जानिए कि एक्टिव पावर क्या होता है, जिसमें पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई होता है, वो एक्टिव पावर कहलाता है, ठीक। अब एक्टिव पावर जो होगा, वहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो भी आरएमएस वैल्यू होगी, करंट की वैल्यू होगी वो भी आरएमएस वैल्यू होगी, और पावर फैक्टर का जो मल्टीप्लाई होगा तब हमें मिलेगा ये एक्टिव पावर। उसके बाद में जो कास फाई है, ये क्या है, कास फाई जो है वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस आता है वो है, इस कोसाइन इसको बोलते हैं। तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ऑफ कोसाइन एंगल, दैट्स नोन एज ए पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर इसको बोलते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में
जो फेज डिफरेंस है, कोसाइन फेज डिफरेंस है, वही कहलाता है पावर फैक्टर। ठीक है, इसके बाद अब जो पावर है इसको हम मेजर किस में करेंगे, वी आई कास फाई, ये हो गई एक्टिव पावर। तो वोल्टेज और करंट, तो वोल्टेज का जो यूनिट है वोल्ट है, करंट की यूनिट है एम्पियर, तो क्या हो जाएगा वोल्ट एम्पियर, और इसी को बोलते हैं वाट। ठीक है, आगे क्या होगा कि हमारी जो पावर है एक्टिव पावर वो कंज्यूम किस में हो रही है, मतलब किस सर्किट में पावर क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, खर्च हो रही है, तो वो ओनली होती है किस में, रजिस्टिव सर्किट में। ठीक है, और इंडक्टेंस जो होता है वो कभी भी पावर को कंज्यूम नहीं करता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। जो टोटल पावर है यहाँ से हम पावर लॉस निकालेंगे। ठीक है, कितना पावर लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है तो इसके कारण पावर लॉस होगा। जो पावर कंज्यूम हो रहा है वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे, P इक्वल टू वी आई कास फाई से। तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और कास फाई जो होता है जब आप ट्रायंगल से निकालोगे तो आर बाई जेड आएगा। अब इसके लिए थोड़ा सा हम एक और स्लाइड लेते हैं, मतलब ब्लैंक पेज, उस पर हम समझाते हैं कि कास फाई बराबर आर बाई जेड कैसे आएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेते हैं, तो सॉरी, तो देखिए अब समझिए ध्यान से, ये है ट्रायंगल ओ ए बी, ये है वी आर, ये है वी एल, और ये है वी। अब यहाँ पे हम आई की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप है ये वोल्टेज ड्रॉप है, इसको हम वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इसके लिए एक ट्रायंगल और बनाते हैं, ये हो गया ओ ए बी। ठीक है, यहाँ क्या होगा, आई आर होगा, यहाँ पे आई एक्सएल होगा, सॉरी ये भी ही रहने दीजिए, ये होगा आई आर। ठीक है, अब ये जो आई है आप क्या देखे थे फार्मूले से, ये जेड में परिवर्तित हो गया था। वो कैसे हुआ था, जब आई को इधर ले आते हैं वी बटा में आई बराबर आर प्लस एक्सएल होगा, तो अब ये ट्रायंगल फॉर्म कैसे हो जा रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है। कैसे आएगा, क्वांटिटीज, सॉरी यार क्या चल रहा है, तो ट्रायंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा, ये हो जाएगा जेड, और ये हो जाएगा एक्सएल, ये हो जाएगा आर। तो अब इस केस में हमारा जो इम्पीडेंस है और जो कास फाई है, मतलब ये एंगल कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में कोसाइन हम कैसे निकालते हैं, कास फाई बराबर आधार बटा में कर्ण से, आधार क्या है, आर है, और कर्ण क्या है, जेड है, तो कास फाई की वैल्यू कितना आ जाएगी, आर बाई जेड। तो यहाँ से आता है कॉस फाई की वैल्यू। अब हम इसको किस में पुट करेंगे, जो हमारा फार्मूला है उसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको पुट करते, अब देखिए जो पावर है P, इसका फार्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर तो था ही, यहाँ पे पुट करेंगे हम कास फाई की वैल्यू, कास फाई की वैल्यू क्या है, आर बाई जेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P बराबर आई स्क्वायर आर बाई जेड। कैसे, अब इसके लिए देखते हैं, P की जो वैल्यू थी ये क्या थी, P बराबर V इंटू आई इंटू कास फाई। ठीक है,
तो यहाँ पे हम v बराबर क्या रख दिए आई आर, तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे v की जगह पे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ये आर बाई जेड हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, p की p बराबर आई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई जेड। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो कितनी होगी। इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, वी आई होगा, ठीक है ये, और v की जो वैल्यू है मतलब आरएमएस वैल्यू है उसको हमें लिखना है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आरएमएस वैल्यू से थोड़ा डिफरेंट होती है, तो वो क्या होगी, वी एम साइन ओमेगा टी होगा इनटू आई, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इसकी जगह पे हम लिखेंगे आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये क्यों, क्योंकि 5 डिग्री ये क्या कर रहा है, करंट लैग करेगा ड्यू टू इंडक्टर। तो ये जो वैल्यू आएगी हम इसको फार्मूलेट करेंगे वी एम आई एम साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव से। तो यहाँ बनेगा, हम क्या करेंगे 1/2 से गुणा, मतलब 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी वाला फार्मूला। तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा जो फार्मूला वो आएगा हाफ वी एम आई एम कास फाइव माइनस कास 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। अब इसमें क्या होगा, एक केस जो होगा वो जीरो हो जाएगा, कौन सा, ये वाला पार्ट जो होगा वो जीरो हो जाएगा और यही बचेगा। तो ये जो बचेगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एम बटा में √2 इंटू आई एम बटा में √2 इंटू कास फाइव। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी एक्टिव वाली। ठीक है, तो नेक्स्ट अब चलते हैं पल्सेटिंग कंपोनेंट जो है, जो भी बताया मैं, दुगनी फ्रीक्वेंसी के कारण क्या होगा, यहाँ पे ये जीरो होगा। जीरो इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होती है। ठीक, और करंट और वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल की क्या होती है, जीरो होती है। मतलब कंप्लीट साइकिल का मतलब ये हुआ कि मतलब ये साइकिल यहाँ से यहाँ तक गई तो ये पूरा जो एवरेज वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती है। तो एवरेज पावर जो होगा हाफ वी एम आई एम कास फाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी एम बाई √2 आई एम बाई √2 इंटू कास फाई, या फिर इसको अगर हम आर एम एस वैल्यू में लिखेंगे तो वी आई कास फाई, वेयर वी और आई क्या है, आर एम एस वैल्यू है। ठीक है, अगर हम वी एम लिखते हैं तो इसके केस में क्या होगा, इसको आर एम एस में चेंज करना है तो वी हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। अब ये वेव फॉर्म है वोल्टेज और करंट के बीच में, अब इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। दिस इज़ द ओरिजिनल वेव ऑफ द सिस्टम, और ये क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है V, और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज स्मॉल v, इंस्टेंटेनियस करंट स्मॉल i। अब इंस्टेंटेनियस करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 डिग्री लैग कर रही है करंट, तो यहाँ पे देखिए ये 5 डिग्री का क्या है, डिफरेंस दिखाया गया है, 5 डिग्री से ये लैग करेगी, बाद में पहुँचेगी। क्लियर, तो इस केस में हमारा वेव फॉर्म ये बनेगा, और पावर का जो ये बन रहा है, पावर का जो वेव डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि एवरेज पावर जो है हमारे पास में वो क्या है, हाफ वी एम आई एम कास फाई ही मिलेगा टोटल। ठीक है, या फिर ऐसे कर लीजिए वी आई कास फाई ही मिलेगा। नेक्स्ट, अब हम कैसे डिनोट करेंगे इसको, सिंबॉलिक नोटेशन में अगर लिखना होगा, जब रेजिस्टेंस और इंडक्टर एक दोनों साथ एक सीरीज में जुड़े हों तो हम क्या लिखेंगे, इंडक्टर के केस में यहाँ प्लस रहता है, और यदि कैपेसिटर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, जेड बराबर आर माइनस जे एक्स सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताएंगे। इम्पिडेंस वेक्टर हैज़ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। फेज एंगल विथ रेफरेंस एक्सिस इज फाई tan फाई करो tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। अगर हमें इसको डिनोट करना हो पोलर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, z इक्वल टू जेड एंगल फाई।
मतलब कहने का तात्पर्य कुछ ऐसे है कि जो फाई की वैल्यू है, अगर 30 डिग्री करंट लैग कर रही है वोल्टेज से, तो हम लिखेंगे जेड इक्वल टू, जेड की वैल्यू मान लीजिए दे दिया है 50 ओम है, तो एंगल 30। इसका मतलब ये हुआ कि जो जेड है इम्पीडेंस, ये टोटल जो वैल्यू है ये इस तरह से है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि करंट जो लैग कर रहा है 30 डिग्री और इम्पीडेंस की जो वैल्यू है वो 50 है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को हमारे, और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत हो। थैंक यू।